Hello aspirants, welcome to my channel, The Editorial Bite. And today is 7th of July 2025 and we bring you the Hindu editorial breakdown. In this video, we will analyze the three articles from the Hindu. First is Declaration at BRICS Summit reflects India's concern over terrorism governance reforms. Second is the new battle challenge of China-Pakistan collusion. Third is environment impact study for Nicobar project downgrades earthquake risk. ये तीनों आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल ये एडिटोरियल है ये दो आर्टिकल्स है द हिंदू में तो इसको हम एनालाइज करेंगे और इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे कि हमारे यूपीएससी मेंस या प्रीलिम्स में इन तीनों आर्टिकल्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब हम देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट. So this is the first article we are going to discuss. I have attached the screenshot from the newspaper itself. So आप ये देख सकते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है कौन सा पेज नंबर है. तो ब्रिक्स के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम पढ़ेंगे. प्रीलिम्स के लिए हमें ब्रिक्स में क्या जानना जरूरी है कि इस साल 2025 में होस्ट कंट्री कौन सी थी किसमें ब्रिक्स समिट हुई है. तो ब्राजील रियो डे जेनेरियो जो सिटी है ब्राजील में वहाँ पे 6-7 जुलाई में ब्रिक्स की मीटिंग हुई है. थीम क्या थी? Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance. ये थीम थी 2025 के ब्रिक्स समिट की. करंट मेंबर्स कौन कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया. Recent expansion. Four new members, Egypt, Ethiopia, Iran, UAE, joined in 2024 and Indonesia joined in 2025. And population and economy जितने भी members हैं ये क्या कितनी population है इनकी. BRICS now represent 55% of the world population and 46% of global GDP. India's role. India will assume BRICS chairmanship in January 2026. 2025 में कहाँ पे हुई ब्राजील में होगी. 2026 में कहाँ पे होगी इंडिया में होगी. समिट की डेक्लेरेशन क्या थी? अडॉप्टेड द रियो डे जेनेरियो डेक्लेरेशन. जो भी इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं या जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं उनमें इनको क्या बोला गया है रियो डे जेनेरियो डेक्लेरेशन बिकॉज ये ब्राजील में हुई है और ब्राजील की सिटी का नाम है. ब्रिक्स समिट इंडिया कंसर्न है ग्लोबल. अब जो ब्रिक्स समिट हुई है उसमें इंडिया ने अपने कौन से कंसर्न्स जताए हैं क्या ग्लोबल गवर्नेंस के लिए बात हुई है वो हम पढ़ेंगे. ये चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो हम पहले देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन. मेजोरिटी अंडर रिप्रेजेंटेड. The majority of world's population is not adequately represented in global institutions. अब हमें पता है कि 55% of world population and 46% of global GDP जो ब्रिक्स में है. तो इन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड की मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक. तो यहाँ पे इनका कंसर्न है कि ये सब यहाँ पे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता. एंड इंडिया का क्या स्टैंड है? पीएम नरेंद्र मोदी highlighted this gap at BRICS Summit in Rio de Janeiro. और ये गैप किसने हाईलाइट किया है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है. उन्होंने बोला है कि रिफॉर्म चाहिए हमें ग्लोबल गवर्नेंस पे रिफॉर्म करने चाहिए कि ताकि हम इसको मोर इंक्लूसिव एंड क्रेडिबल बना सकें. अब की इश्यूज क्या जो डिस्कस किए गए हैं इस डिक्लेरेशन वो पहला किया गया है टेररिज्म. टेररिज्म क्या? Strong emphasis on cross-border terrorism. BRICS leaders condemn terrorism in all forms and call for expedited finalization of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. अब ये किसके बारे में बात हो रही है? जो अभी हमारे रिसेंट इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ है उसको कंडेम किया है ब्रिक्स के लीडर्स ने. उसकी बात करें गवर्नेंस रिफॉर्म. सपोर्ट फॉर ग्रेटर रोल्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. जो इसमें मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे रिफॉर्म्स लाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशली ब्राजील और इंडिया इन इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग यूएनएससी कि हम इनमें रिफॉर्म करेंगे ताकि हमारा इसमें हम अपनी जगह बना सके.
और इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके। डबल स्टैंडर्ड क्रिटिक फॉर द ऑफ द डबल स्टैंडर्ड ऑफन फेस्ड बाय ग्लोबल साउथ एंड गल्फ। अब ये सारी कंट्रीज किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये क्या है? ग्लोबल साउथ है। तो इन्होंने बोला कि ग्लोबल साउथ के लिए एक वर्ल्ड का डबल स्टैंडर्ड है। सपोर्ट फ्रॉम अदर ब्रिक्स मेंबर रशिया एंड चाइना supported the aspiration of Brazil and India for greater roles in UN। अब जो रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया है ब्राजील और इंडिया को, क्योंकि वो अपनी यूएनएससी में, यूएन के ऑर्गेनाइजेशन में अपना जगह और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस चीज को रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ग्लोबल साउथ एंड इक्विटी डेवलपिंग कंट्री लीडरशिप। जो ग्लोबल साउथ है इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कॉल फॉर लार्जर रोल फॉर द ग्लोबल साउथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इन्होंने बात की है जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, या यूएन है, इसमें ग्लोबल साउथ की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। टू थर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी noted that two third of the world population still lack proper representation in global bodies built in 20th century। Condemnation of terrorism and international law। पहलगाम टेरर एक्ट जो हमने पहले बात की, ब्रिक्स डेक्लेरेशन condemned the attack in the strongest terms। Israel US strike grouping described Israel US military strike against Iran as violation of international law and UN Charter। Expansion and evolution of BRICS। Expansion welcomed। India welcomed the expansion of BRICS and Indonesia। अभी 2025 में हमने देखा कि इंडोनेशिया को न्यू मेंबर ऐड किया गया है ब्रिक्स में, तो उसको इन्होंने वेलकम किया है। Highlight the bloc ability to evolve with the times। Now हम किस किस पेपर में इसको यूज कर सकते हैं, कौन से पेपर में इसकी रेलिवेंस है। जैसे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म एक थीम है हमारे सिलेबस की, GS2 की। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, इसमें हम यूज कर सकते हैं ये वाला पॉइंट। मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटेड। टेररिज्म किसका पार्ट है? GS3 इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल लॉ, इसमें हम यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज कर सकते हैं इस वाले आर्टिकल को? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, जहाँ पे पहलगाम को कंडेम किया गया है। एक्सट्रेडिशन एंड फाइनलाइजेशन, इसमें हम यूज कर सकते हैं। नाउ रोल ऑफ ग्लोबल साउथ। रोल ऑफ ग्लोबल साउथ को, ये किसका पार्ट है? इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल ऑर्डर, इसमें हम यूज कर सकते हैं कि हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड में कितना रोल है ग्लोबल साउथ का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, ये किसका पार्ट है? मल्टीलेटरलिज्म का, इंडिया का एस्पिरेशन। सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना, इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस लॉ, वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, ये सब चीजें हैं जो ये हम यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? अपने सिलेबस के हिसाब से हम ये चीजें वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जो मैंने बताया कि कौन कौन से पॉइंट जो हमें, अब इतना कुछ तो हम याद रख नहीं सकते, तो कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद रखने की कोशिश करनी है। पहली की ब्रिक्स समिट हुई कहाँ पे? दुआ, इंडिया का कंसर्न क्या था? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, ग्रेटर रोल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग। ये वाले पॉइंट्स हमें याद रखने हैं ताकि हम कहीं भी ऐड कर सकें। ब्रिक्स की डिक्लेरेशन कंडेम टेररिज्म, सपोर्टेड यूएन रिफॉर्म्स, कॉल्ड आउट डबल स्टैंडर्ड इन ग्लोबल गवर्नेंस। Support for India's UNSC expedition from China and Russia, condemnation of India, US, Israel, US strikes against Iran, expansion of BRICS, India leadership। ये सब चीजें हम इनमें अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर सकते हैं। अब यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन, पीएस जो थर्ड है, सिक्योरिटी टेररिज्म, एससी एथिक्स, इसमें हम यूज कर सकते हैं। Now our second article is the new battle challenge of China Pakistan collusion। इस चीज में हम पढ़ेंगे कि कैसे चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिल के इंडिया के लिए कैसे चैलेंज हो सकते हैं, उस चीज को हाईलाइट करेंगे। Recent military development highlight a growing China-Pakistan collusion against India, especially visible during Operation Sindoor। ऑपरेशन सिंदूर जो मई 2024 में हुआ था, वहां पे हमें चाइना और पाकिस्तान का कल्यूजन मिला, एक साथ मिले, तो वो हमारे लिए कैसे एक ग्रोइंग चैलेंज है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।
This partnership now goes beyond diplomatic support to include direct military intelligence and technology integration. ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से अब बियॉन्ड हो चुका है, ये हम डायरेक्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। की डायमेंशन क्या है कंक्लूजन की, किस चीज में ये एक साथ हैं, क्या क्या चीजें एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ये। मिलिट्री हार्डवेयर एंड टेक्टिकल इंटीग्रेशन। चाइनीज ओरिजिन जो सिस्टम है, जैसे J-10C फाइटर, HQ-9B एयर डिफेंस ड्रोन्स, ये पाकिस्तान मिलिट्री में डिप्लॉयड हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स यूज चाइनीज ISR। ISR क्या है? इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉन्सिनेंस सिस्टम फॉर रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस। ये कौन यूज कर रहा है? पाकिस्तान यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है? चाइना का। विदोई satellite navigation and Chinese naval assets are used to monitor India deployment. Diplomatic and strategic signaling. China supports Pakistan diplomatically, often mirroring its stance in the UNSC and other forums. Both countries coordinate to counter India interests internationally, including on issues like Kashmir. ये दोनों एक साथ खड़े हैं इंडिया के खिलाफ हर एक इशू पे। सब कन्वेंशनल एंड साइबर वॉरफेयर। Pakistan employ China's origin drones, electronic warfare and cyber capability. पाकिस्तान चाइना के ड्रोन्स यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर कैपेबिलिटी यूज कर रहा है, किसको? स्पेशली इंडिया को तंग करने के लिए, इंडिया के अगेंस्ट। Enhanced ability for multi-domain operation, cyber attack, disinformation campaign and gray zone tactics. अब उसकी पाकिस्तान की एबिलिटी बढ़ गई है इन सब चीजों में। किसकी हेल्प से बढ़ी है? चाइना की हेल्प से। ग्रेव जोन वॉरफेयर include non-traditional threat below the threshold of conventional war, cyber attack, economic origin, and information warfare. China and Pakistan use these tactics to keep India off balance and stretches resources. Strategic implications क्या है इंडिया पे इस सब चीजों की? मिलिट्री हार्डवेयर जो चाइना का है वो पाकिस्तान को दे रहा है ताकि उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए मिलिट्री ऑपरेशंस में। ISR एंड साइबर रियल टाइम सर्विलेंस प्रोवाइड करता है किसको? पाकिस्तान को। किसकी हेल्प से? चाइना के हेल्प से मिल रहा है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट, जॉइंट UN मूव सपोर्ट ऑन कश्मीर, इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इंडिया। नेवल कॉर्पोरेशन, चाइनीज नेवल मॉनिटरिंग इन इंडियन ओशन, पाकिस्तान नेवी रिमेन्स कॉस्टली। सब कन्वेंशनल ड्रोन, साइबर अटैक, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब ये सब चीजें जो हमने देखी, ये जो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान चाइना की यूज कर रहा है और चाइना हेल्प कर रहा है जैसे पाकिस्तान की, वो सब हमारे लिए चैलेंज कैसे है? हम इन सब चीजों को एज अ एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। बट चैलेंज क्या है? साइमल्टेनियस मल्टी फ्रंट थ्रेट। अब हमें पाकिस्तान की तरफ से भी थ्रेट है और चाइना की तरफ से भी थ्रेट है, तो हमारी फोर्सेस जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो हमें मल्टी फ्रंट थ्रेट है, हमें दोनों बॉर्डर पे हमारे थ्रेट हैं। इंडिया फेसेस कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड साइबर चैलेंज फ्रॉम बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। ISS सुपरियरिटी, जो भी इनका सर्विलेंस सिस्टम है वो सुपीरियर है, वो चाइना का बहुत अच्छा रियल टाइम सर्विलेंस है, तो वो पाकिस्तान बैटलफील्ड एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। Doctrinal mismatch, India outdated strategy don't address integrated tech driven। अब जो चाइना एक एडवांस कंट्री है, वहां पे जो भी टेक्नोलॉजी है एडवांस है, जो अब इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है वो भी इतनी एडवांस नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। तो वो जो उनकी इंडिया की आउटडेटेड जो स्ट्रेटजीज हैं वो हमें बैकफायर कर सकती हैं अगर कोई ऐसा अटैक होता है तो। साइबर एंड EW रिस्क, जॉइंट कैपेबिलिटी इंक्रीज थ्रेट ऑफ साइबर अटैक एंड रडार जैमिंग। अब इन दोनों की जो एक जॉइंट जो कैपेबिलिटी है वो हमारे लिए थ्रेट है। डिप्लोमेटिक पुशबैक, चाइना शील्ड पाकिस्तान एट ग्लोबल फोरम, लिमिटिंग इंडिया इन्फ्लुएंस। अब जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में भी चाइना ने शील्ड किया है किसको? पाकिस्तान को। तो ये चीजें इंडिया को इन्फ्लुएंस को लिमिट करती हैं और पाकिस्तान को एक्सपैंड करती हैं। पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज रिकमेंडेशन नीडेड। अब हमें कौन सी पॉलिसीज अपनी अपनानी चाहिए ताकि हम इनको टैकल कर सके? हमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? नीड टू रिविजिट इंडिया स्ट्रेटजी फ्रॉम प्रूफ एंड वॉर टू नेटवर्क हाईटेक
ग्रे जोन वॉरफेयर इन्वॉल्विंग ड्रोन साइबर अटैक एंड आईएसआर, हमें भी इन सब चीजों का यूज करना चाहिए। इंडिया मस्ट प्रिपेयर डेटरेंस रिस्पॉन्स मॉडल मूवी इन्वॉल्विंग एआई क्वांटम कम्युनिकेशन लॉन्ग रेंज प्रिसिशन सिस्टम, हमें ये सब चीजों की हेल्प से इसको हैंडल करना है। रिवाइज आउटडेटेड कोल्ड वॉर मॉडल ऑफ डेटरेंस। कंक्लूजन क्या है? इस कंक्लूजन को हम यूज कर सकते हैं अगर कोई इंडिया चाइना पाकिस्तान के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको एज अ फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं इसको। द चाइना पाकिस्तान collision is no longer a distant threat but a real time battlefield challenge. India must respond with strategic clarity, technological upgrade, and robust diplomatic engagement to safeguard its national security. अब ये चीजें यूपीएससी के लिए कहाँ का रेलिवेंट है? जीएस सेकंड के पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन, नेबरहुड पॉलिसी, रीजनल सिक्योरिटी। जीएस थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। ऐसे इसमें यूज कर सकते हैं अगर कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आता है। पीवाईक्यू में क्या रेलिवेंस है? जीएस थ्री में जो सिक्योरिटी है उसका क्वेश्चन था, India's strategic environment is rapidly evolving. Evaluate India's preparedness in the face of changing threat from its neighbor. ये इसमें हमें बताना है कि इंडिया का जो थ्रेट है वो बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है जो इन्वायरमेंट जो स्ट्रेटेजिक, तो इंडिया कैसे उसको प्रिपेयर करेगी हैंडल करने के लिए अपने चैलेंजेस को नेबर से। तो ये चीजें इस जो डाटा मैंने प्रोवाइड किया है इससे हम कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। सेकेंड इज जीएस टू के कॉन्टेक्स्ट में है, इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना, स्ट्रेटेजिक आउटरीच डिस्कस विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। ये इससे भी हम आंसर बना सकते हैं। नाउ अवर थर्ड आर्टिकल इज environment impact study for निकोबार प्रोजेक्ट डाउन प्लेस अर्थक्वेक रिस्क। ये आर्टिकल है जो निकोबार है हमारा अंडमान निकोबार, निकोबार में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इन्वायरमेंट पे, पूरे अंडमान निकोबार पे, हमारे अर्थ पे क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। अर्थक्वेक रिस्क इग्नोर द ट्रूथ बिहाइंड द 72,000 करोड़ निकोबार प्रोजेक्ट। कितना प्रोजेक्ट किया गया, सैंक्शन हुआ है 72,000 करोड़ निकोबार प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। तो उसका हम कैसे, अब देखो, आर वी रिस्किंग अ डिजास्टर फॉर डेवलपमेंट? क्वेश्चन क्या है, क्या हम डेवलपमेंट के चक्कर में डिजास्टर को एक डिजास्टर को इनविटेशन दे रहे हैं? निकोबार का प्रोजेक्ट है 72,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट फेसेस सिस्मिक सेफ्टी कंसर्न। कैसे, ये है क्या, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूछे ये क्या है, इसकी लोकेशन है सदर्न ग्रेट निकोबार आइलैंड। कॉस्ट कितना सैंक्शन हुआ है, 72,000 करोड़। इसमें हम क्या क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, पावर प्लांट एंड टाउनशिप बनाएंगे। ये किसका पार्ट है, इंडिया स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आइलैंड कनेक्टिविटी विजन, इसका पार्ट है ये। इसके भी पार्ट इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, अपने मेन लैंड से आइलैंड्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डिड द EIA स्टडी से? जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो स्टडी है वो क्या बोलती है इस पे, वो बोलती है कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजर अर्थक्वेक, कि ये अगर हम इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कम है कि अर्थक्वेक कम आए। डाउन प्लेस रिस्क डिस्पाइट 2004 सुनामी हिस्ट्री इन रीजन, अप्रूव्ड एज अ कैलकुलेटेड रिस्क अंडर करंट इन्वायरमेंटल रिव्यू। तो EIA ने इसको अप्रूव कर दिया कि ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो हम सोच समझ के डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन IIT कानपुर स्टडी डिसएग्रीज, IIT कानपुर ने इस प्रोजेक्ट पे स्टडी किया, तो उनके जो प्रोफेसर हैं जावेद मलिक, उन्होंने वार्न किया है साइट स्पेसिफिक वर्नेबिलिटी को लेकर। उन्होंने बोला है कि अंडमान ट्रेच एंड बांदा आर्क जोन है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है, तो यहाँ पे पोर्ट्स और टर्मिनल्स को नहीं बनाना चाहिए क्योंकि एक सिस्टमिक एक्टिव जोन है, ये यहाँ पे बनाना रिस्की है ऐसी चीजों को। साइंटिफिक एक्सपर्ट कंसर्न क्या है, जो जियो साइंटिस्ट है उनका क्या कंसर्न है,
वो बोलते हैं कि earthquake are non-linear, you may go decade without one, then a massive one can strike. वो बोलते हैं कि ये लीनियर नहीं है, ये हमें नहीं पता कि 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, क्या पता कुछ भी, ये कई डिकेड्स में कोई earthquake आए ना हो, और अगर आए तो इतना मैसिव आए कि सब कुछ खत्म कर दे। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। निकोबार रीजन इज हाईली जियोडायनेमिक, एम्फेसिस ऑन डायनेमिक फॉल्ट मूवमेंट एंड रिकरेंस, अनप्रडिक्टेबिलिटी। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाए। डेवलपमेंट वर्सेस डिजास्टर रिस्क, अब क्या हम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे कि डिजास्टर के रिस्क को देखेंगे। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक गेन, environmental risk and systemic vulnerability. GNIP lies in a high risk seismic zone near past epicenter of, क्योंकि ये 2004 सुनामी का एपिसेंटर था, तो ये हाई रिस्क सिस्मिक जोन है, तो इसको हम देखेंगे। अब यूपीएससी के रेलिवेंस हमें इसमें क्या पढ़ना है कि लोकेशन कहाँ है, फीचर्स क्या है यूएनआईपी के, जैसे 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें क्या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए बोला गया है, एयरपोर्ट के लिए बोला गया है, ये सब चीजें हम देखेंगे। अब GS3 की मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इन डिजास्टर प्रोन एरिया, लिमिटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसे उन्होंने अप्रूवल दे दिया, बट जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं उन्होंने बोला है कि ये रिस्की है यहाँ पे डेवलपमेंट करना। एथिक्स ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क, अब आपके हिसाब से या इनके हिसाब से कैलकुलेटेड रिस्क क्या है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। कंक्लूजन हम क्या यूज कर सकते हैं, डिजास्टर सेफ्टी मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर स्ट्रेटेजिक एम्बिशन, कि जो डिजास्टर की सेफ्टी है हम किसी की लाइफ को रिस्क नहीं कर सकते सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए या अपने एम्बिशन के लिए। इंडिया मस्ट परस्यू साइट स्पेसिफिक साइंस लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग स्पेशली इन फ्रेजाइल इकोलॉजिकल एंड सिस्टमिक जोन। तो ये हम कंक्लूजन यूज कर सकते हैं, ये इसके बिहाफ में कंक्लूजन है। तो आप ये सब देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपने इन GS3 की नोटबुक में लिख सकते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, डिजास्टर की बात की गई है। प्रीलिम्स में आप ये देख सकते हैं कि निकोबार की लोकेशन क्या है, बांडार कहाँ पे है, अंडमान ट्रेच क्या है, ये सब चीजें हम पॉइंट आउट कर सकते हैं ताकि हमें जब प्रीलिम्स का टाइम आए तो हमें हेल्पफुल होंगे ये सब चीजें। तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इनको। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट कर देना, अगर आपको कहीं PDF चाहिए हो इसकी तो भी आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बना के उस पर शेयर कर दूंगी PDF।